हेलो दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए अर्जुन सुपर क्लासेस में। आज हम मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 जीव विज्ञान गेस वायरल प्रश्न 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इस 15 प्रश्न को आप रट जाते हैं तो 2024 में यही 15 प्रश्न आपको सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, याद रखिएगा, पहला प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। तो आंसर लिखना है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला इंसीजर हो गया, दूसरा कैनाइन हो गया, तीसरा प्रीमोलर हो गया, चौथा मोलर हो गया। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये सब इंग्लिश वर्ड है, जबकि इंसीजर का हिंदी कहे तो कृतनक कहते हैं, कैनाइन को हिंदी में भेदक कहते हैं, प्रीमोलर को हिंदी में अग्रचवर्णक कहते हैं और मोलर को हिंदी में चवर्णक कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दांत के कार्य, मतलब सभी दांत के क्या कार्य है। जैसे इंसीजर मतलब कृतनक, इंसीजर कृतनक को क्या कार्य है, तो यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। दूसरा है कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में भेदक कहते हैं, इसका क्या काम है भाई, तो ये कहता है कि भोजन को काटने या फाड़ने का कार्य करता है। चलिए अगला है चवर्णक, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, मतलब कहता है कि यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। कौन? अग्रचवर्णक। और चवर्णक जो है यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। कौन करता है वो? चवर्णक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या कार्य है। तो आंसर लिखेंगे, पित्त गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 8.9 होता है, जो यकृत से स्रावित होता है, स्रावित का मतलब निर्माण होता है और पित्ताशय में जमा होता है। तो कोई पूछे कि एक पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलना पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका जमा पित्ताशय में होता है। पित्त का क्या कार्य है, तो बोलना है कि पित्त का जो कार्य है, पहला कार्य है कि यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त जो है ये भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। और दूसरा जो है, पित्त यह भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन? पित्त। और तीसरा कार्य जो है ये कहता है कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन करता है बाबू? पित्त करता है। चलिए अगली प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, बात समझना, 1 मिनट। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें। अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो 2024 में यही 15 प्रश्न में से आपको सीधा पूछेगा। तो इस सारी 15 प्रश्न हम कराएंगे, आप 15 प्रश्न को रट जाइए। तो चलिए हम लोग तीसरी प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें। तो आंसर लिखना है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। या बोलना है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर निम्नलिखित है। चलिए तो कहना है, एक पट्टी लिख देना है ऑक्सी श्वसन, एक पट्टी लिखना है अनॉक्सी श्वसन। इसमें पहला है ऑक्सी श्वसन में पहला है कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। चलिए ऑक्सी श्वसन में दूसरा एग्जाम्पल समझना है कि ऑक्सी श्वसन में एक ATP
टूटने पर 38 अणु बनते हैं, जबकि अनोक्सी श्वसन में एक एटीपी टूटने पर 2 अणु बनते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा समझिए। तीसरा है भाई, तीसरा है कि ऑक्सी श्वसन में ध्यान देना है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला है कि यह क्रिया ऑक्सी श्वसन में देखिए चौथा पॉइंट, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में होता है, जबकि ये अनोक्सी जो होता है, यह अनोक्सी में जो होता है भाई, चौथा पॉइंट देखिएगा, यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में होता है। चौथा पॉइंट क्या है? यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में होता है। और इसमें है ऑक्सी श्वसन में भोजन का ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अनोक्सी श्वसन में भोजन का अवकरण होता है। क्या होता है? अवकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, अगला चौथा प्रश्न है, कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखें। तो लिखना है कोशिका के निम्नलिखित 4 कोशिकांग के नाम। ये एगो निम्नलिखित एगो काट दीजिए, है ना। एजा एक निम्नलिखित 2 आ गया तो एक काट दीजिए, एजा काट दीजिए। कहता है कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम निम्नलिखित है। पहला केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राजधानी और चौथा क्या है बाबू? राइबोसोम। चलिए तो इसी 4 प्रकार को लिख देना है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। तो लिखना है, क्वेश्चन हो गया स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। तो लिखना है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर निम्नलिखित है। पहला बोलना है, फिर पहला लिखना स्वपोषी पोषण लिख कर डैश मारना और लिखना है स्वपोषी पोषण में डैश मार के लिखना है स्वपोषी पोषण की वह प्रणाली है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे दूसरे जीवों पर पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब ये अपने आप पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीवों पर, किसी दूसरे पादपों पर निर्भर रहता नहीं है। उसे उस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण कहता है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसमें जीव दूसरे जीव या पादप पर निर्भर होता है, उसे विषमपोषी पोषण या परपोषी भी कहते हैं। मतलब विषमपोषी पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, छठी प्रश्न है ना। छठा प्रश्न देखते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आंसर लिखना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन का निर्माण करने के लिए होता है। प्रकाश संश्लेषण में 4 पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। पहला है भाई, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है जल माने H2O, मतलब जल और खनिज, छूट गया खनिज लिखना है। जल और खनिज पौधे इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। और पर्णहरित कहता है यह पौधे की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक में होता है। पर्णहरित मतलब होता है क्लोरोफिल, और पेड़ पौधे की पत्तियां हरा क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं।
कहता है सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधा अपना सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। तो इसी 4 कच्ची सामग्री का नाम लिखना है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो यही 4 बात लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, अगली प्रश्न है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो लिखना है, आंसर बोलना है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम निम्नलिखित है। पहला मछली, मछली कहता है बाबू कि मछली गिल्स यानी गिलफड़ा से श्वसन करती है। और मच्छर जो है बाबू, मच्छर जो है जो किससे श्वसन क्रिया करते हैं, तो मच्छर ट्रेकिया से करता है। किससे करता है? ट्रेकिया से करता है। और केचुआ जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो त्वचा से करते हैं। और मनुष्य श्वसन की क्रिया फेफड़ों से करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो आप लोग ऐसे लिखना है और इसे रट जाइए लिख के कॉपी में कि 2024 में आने वाली प्रश्न 10वां में जो भी साइंस से बायोलॉजी से प्रश्न आएगा तो यही आने वाले प्रश्न हैं। चलिए अगली प्रश्न है श्वसन की परिभाषा लिखें। तो लिखना है कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें समान ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है। इसे श्वसन की परिभाषा इसी प्रकार लिखना है। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, आएगा कि श्वसन की परिभाषा लिखे तो लिखना है श्वसन एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें समान ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कहाँ निकलती है? बाहर निकलता है। चलिए तो इसी प्रकार अगला 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है किण्वन क्या है, इसका उदाहरण लिखें। तो आपका आंसर देना होगा कि सूक्ष्म जीवों द्वारा, क्या लिखना है? सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? किण्वन की क्रिया कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो पूछेगा किण्वन एक कैसी रासायनिक क्रिया होती है? तो जैव रासायनिक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में है दूध से दही का बनना किण्वन की क्रिया होती है, या गन्ने के रस से शराब या सिरका का बनना कौन क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है कि सजीवों के 4 लक्षण को लिखें। तो सजीवों के 4 लक्षण लिखने के लिए कहेगा तो कहना है कि सजीवों के 4 लक्षण निम्नलिखित है। यहाँ हम 5 को लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग 5 को भी आएगा तो 5 भी लिख सकते हैं, 4 को आएगा तो 4 को लिख सकते हैं। तो चलिए लिखना कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला, सजीव चलन या गति करता है। मैंने बहुत सारे सजीव है जो चलते हैं, जैसे हम लोग होंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी, जो भी मानव हो गया ना, जो भी है वो सब चलने की काम करती है। पेड़ पौधा ये सब गति करते हैं, बढ़ने की काम करती है। श्वसन, सभी जीव है तो सभी मतलब सजीव जो भी है सब श्वसन की क्रिया करते हैं। प्रजनन, जो भी जीव है सभी प्रजनन, मतलब प्रजनन का मतलब जनन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब कोई भी चीज़ की त्याग करना, जैसे हम लोग पेशाब करते हैं तो पेशाब करने की क्रिया क्या है? पेशाब त्याग करते हैं, तो उसी को क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, बाहर करते हैं। और फिर करता है अगला, कहता है कि सजीव वृद्धि एवं विकास भी करते हैं। तो इसी प्रकार आएगा कि सजीवों के 4 लक्षण को लिखे हो तो बोलना है कि सजीव चलन या गति, दूसरा श्वसन करते हैं, तीसरा प्रजनन करते हैं, चौथा उत्सर्जन करते हैं, और एक और अगर 5वां पूछ देवे तो कहता है वृद्धि एवं विकास करते हैं। चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि ब्रिक के 4 कार्यों को लिखें। तो लिखना है ब्रिक के 4 कार्य निम्नलिखित है। क्या लिखना है? ब्रिक के 4 कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य लिखेगा कि ब्रिक नाइट्रोजनित पदार्थों को शरीर से बाहर
निष्कासित करता है। पहला पॉइंट क्या लिख लेना है कि ब्रिक नाइट्रोजनिक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। दूसरा है कि शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। और चौथा पॉइंट लिखना है कि लवण की संतुलन में सहायक होता है। ये सब कौन करता है? ब्रिक करता है। चलिए, तो ब्रिक के 4 कार्यों को लिखें तो लिख देना है इसी प्रकार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगली प्रश्न 12 नंबर है, ध्यान देना है। कहता है कि शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करे। तो उत्तर लिखना है शाकाहारी लिख के डैश मारना और लिखना है कि वे जीव जो अपना भोजन पौधे या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है तो उसे शाकाहारी कहलाते हैं। फिर से एक बार समझना है, कह कि शाकाहारी किसको कहते हैं? तो कहना है वे जीव जो अपना भोजन पौधे या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है तो उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे बोलना है, जैसे बकरी, हाथी, टिड्डा इत्यादि, ये सब शाकाहारी जीव है। ये सब क्या पेड़ पौधे से उत्पादक पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना। तो जो भी पेड़ पौधों, साग सब्जी, सब फल फूल खाते हैं वो सब शाकाहारी जीव कहलाते हैं। चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसी में है सर्वाहारी। खींचिए बाबू, अब क्या गया? सर्वाहारी मांसाहारी न है तो मांसाहारी। तो कहना है कि मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? तो बोलना है कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं तो उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। मतलब सिंपल बात समझना है कि वैसा जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं उसे, या मांस मछली खाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। और सर्वाहारी जीव कहलाता है, जैसे मांसाहारी में आ गया, जैसे शेर, बाघ, सर्प, ये सब क्या कहेगा? एक दूसरे जीवों को खा जाता है। तो जो केवल मांस मछली खाते हैं, मतलब केवल मांस खाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं। सर्वाहारी जीव अगर पूछ दे तो बोलना है कि वैसा जीव जो साग सब्जी, मांस मछली सब चीज़ खाते हैं उसे सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य राक्षस है ना। तो मनुष्य क्या है? एक सर्वाहारी जीव है, सब चीज़ को खा जाता है ना। चलिए, सांपों को खा जाता है मनुष्य, है ना। तो चाइना में जाओ, सभी मनुष्य सांपों को खा जाता है। चलिए, तो अगली प्रश्न हम लोग ध्यान देते हैं। अगली प्रश्न है कि 13वां नंबर प्रश्न ध्यान देना है। कहता है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। तो आंसर लिखना है कि शरीर के उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। कहता उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। आपको आंसर देना होगा छोटू, शरीर की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, पहला ब्रिक और दूसरा फेफड़ा होते हैं। ब्रिक का मतलब किडनी होता है। इतना बात समझिए होंगे। चलिए अगली प्रश्न 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आएगा, लेकिन ये 15 प्रश्न आप भरपूर मात्रा में रट जाइए, दम उठंस कर लीजिए। 2024 में 10वां क्लास के अगर बायोलॉजी से प्रश्न पूछेगा तो यही 15 प्रश्न आपको रहेंगे सीधा एग्जाम में। तो इसे लिख के कॉपी में रट जाना है। चलिए अगली क्वेश्चन आएगा बाबू कि ध्वनि तथा शिरा में अंतर लिखें। तो आपको लिखना है कि ध्वनि तथा शिरा में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखना है? निम्नलिखित अंतर है। एक पट्टी लिख देना है ध्वनि, एक पट्टी लिख देना है शिरा। चलिए इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं। पहला है बाबू कि ध्वनि, पहला इसमें ध्वनि में लिखना है पहला पार्ट कि ध्वनि शुद्ध रक्त की
परिवहन करता है। मतलब कहेगा कि ध्वनि जो होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और शिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो कभी कभी पूछ देता है, यू में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किससे शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और किससे अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो ध्वनि से शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जबकि शिरा से अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अगला है अगला अति समझेंगे दूसरा पर समझिए। कहता है कि फुसफुस ध्वनि अशुद्ध रक्त का है। फुसफुस ध्वनि जो है, फुसफुस ध्वनि अशुद्ध रक्त का है, जबकि फुसफुस शिरा शुद्ध रक्त का है। तो ध्यान रखना है कि फुसफुस ध्वनि जो है जो शुद्ध रक्त का है और फुसफुस शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। फुसफुस ध्वनि शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब आगे तीसरा पॉइंट समझेंगे। कहता है ध्वनि की दीवारें मोटी होती है और शिरा की दीवारें पतली होती है। मतलब जो ध्वनि होती है तो ध्वनि की जो नस होती है वो मोटा होता है, और शिरा जो होता है, शिरा की दीवार जो होती है, शिरा जो होती है उनकी दीवारें पतली होती है ना। तो हम लोग को सुई कहाँ लेना चाहिए, ध्वनि में कि शिरा में? तो हम लोग को सुई डायरेक्ट ध्वनि में लेनी चाहिए, शिरा में नहीं, क्योंकि शिरा के नस पतली होती है और ध्वनि की नस मोटी होती है। हम लोग के ध्वनि में लेनी चाहिए। अब अगले चौथा पॉइंट समझेंगे। ध्वनि में कपाट नहीं होती है। कहता है कि ध्वनि में कपाट नहीं होती है, जबकि शिरा में कपाट होती है। तो कोई पूछेगा कि किस में कपाट होती है, किस में कपाट नहीं होती है? तो माना ध्वनि में कपाट नहीं होती है, जबकि शिरा में कपाट होती है। अब अगला है कि ध्वनि में रक्त दाब के साथ बहता है। ध्वनि में रक्त दाब के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त झटके से बहता है। कहता है बाबू कि इसमें जो ध्वनि में रक्त दाब के साथ बहता है, मतलब रक्त दाब के साथ बहता है कि मतलब कि इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए ध्वनि का दीवार मोटी होती है। और इस शिरा में जो होता है, इसमें शिरा में रक्त झटके से बहता है, मतलब झटके से बहता है, इसीलिए इसका दीवार क्या होती है, पतली होती है। चलिए अब अगली प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बढ़िया से समझिएगा। कहता है कि समजात एवं असमजात अंग से क्या समझते हैं? तो आंसर लिखना है, समजात अंग लिख के डैश मारना और लिखना है कि ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात। नहीं समझ में आया तो ठेठ देहाती भाषा में समझिए। कहता है समजात अंग, कहता है कि वैसे अंग जो देखने में अंग मतलब भुजा है ना, अंग माने भुजा, मतलब जो हमारे अंग होते हैं, हमारे शरीर होते हैं, मतलब हमारे शरीर एक दूसरे जीवों का शरीर देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका कार्य अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार अंग को समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपात देखने में एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग कार्य करेंगे। कुत्ता का जो अग्रपात होता है वो चलने की काम करता है, लेकिन हमारे उष्ण होता है, लेकिन हम लोग हाथ से खाने की काम करते हैं। तो हमारे अग्रपात और कुत्ते के अग्रपात दोनों का अंग एक समान जैसा लगेगा, लेकिन देखने में कार्य अलग अलग होगा। तो इस प्रकार अंगों को समजात अंग कहते हैं। अब असमजात अंग कहता है बाबू कि वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण में एक दूसरे के भिन्न होते हैं, लेकिन उनका कार्य एक जैसा होता है, तो उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख। कहता है कि असमजात अंग किसके कहते हैं? तो कहता है कि वैसा अंग कहता है कि ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका कार्य एक समान होती है। तो इस प्रकार के अंग को असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख। जैसे तितली अलग प्रजाति है, पक्षी अलग प्रजाति है, लेकिन दोनों पंख तो दोनों में रहता है। तो दोनों का पंख कोची करने का काम करता है, उड़ने का काम करता है। तो अगर
वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इसी प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।